इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले डालेंगे हेडलाइंस पर। अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मिले प्रधानमंत्री मोदी। दोनों नेताओं की मौजूदगी में भारत और यूएई ने मऊ का किया आदान प्रदान। नीट यूजी 2026 परीक्षा को लेकर एनटीए ने तारीख का किया ऐलान। 21 जून को आयोजित की जाएंगी परीक्षा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, परीक्षा की नहीं ली जाएगी कोई फीस। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, कभी अपने विदेश दौरे की जानकारी नहीं देते राहुल गांधी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का महाराजगंज दौरा। कई परियोजनाओं का सीएम योगी ने सौगात आयोजित जनसभा को भी सीएम ने किया संबोधित। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी विदेश यात्रा के दौरान अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की, जिसके बाद दोनों नेताओं की उपस्थिति में भारत और यूएई ने मऊ का आदान प्रदान किया। इसके बाद पीएम मोदी ने यूएई पर हुए हमलों की कठोर निंदा करते हुए कहा कि यूएई को जिस तरह से निशाना बनाया गया, यह किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। इस कठिन परिस्थितियों में अपने जिस संयम, साहस और परिचय दिखाया है, वह बहुत ही सराहनीय है। इसके साथ ही पीएम ने कहा कि पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है, जहां भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति को प्राथमिकता दी है। मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और जैसा आपने कहा, मैं अपने दूसरे घर आया हूँ। ये शब्द, ये भाव मेरे जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है। आज भी जिस प्रकार से आपकी वायुसेना के जहाजों ने एस्कॉर्ट किया, ये भारत के लोगों का सम्मान है। आपने पिछले दिनों प्राकृतिक आपदा के कारण कुछ इलाकों में जो परेशानियां आई, उन पीड़ित परिवारों के लिए संवेदना व्यक्त की। इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। ब्रदर, पिछले कुछ समय से आपसे फोन पर तो बात होती रहती थी, परंतु मैं स्वयं आपसे मिलने के लिए बहुत ही बेताब था, आतुर था। माने क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे जितना हो सके उतना जल्दी आपके पास आना चाहिए, आपको मिलना चाहिए। आज आपसे मिलकर के मुझे सचमुच बहुत खुशी हुई है। ब्रदर, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है, यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। ब्रदर, इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विजन का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं। कठिन समय यूएई में रहने वाले भारतीय समुदाय की चिंता करने
और उनकी देखभाल की जाए। जिस प्रकार से आपने उनको अपने परिवार के सदस्यों को संभाला है, मैं भी सरकार का, आपका, रॉयल फैमिली का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा की तिथि की घोषणा कर भारत सरकार से मंजूरी मिलने के बाद कर दी है। बता दें 21 जून रविवार 2026 को नीट यूजी 2026 परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसी को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जो अब परीक्षा होगी उसकी कोई फीस नहीं ली जाएगी, विद्यार्थियों पर कोई आर्थिक बोझ ना आए, हम उसका दायित्व ले रहे हैं। परीक्षा का समय भी बढ़ाया जाएगा। परीक्षा दोपहर 2 बजे से लेकर 5:15 तक होगी। परीक्षा कैंसिल के दिन एनटीए ने एक निर्णय तुरंत कहा था कि हम जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे। हम उसमें एनटीए वचनबद्ध है और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए, हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। हमने एक बहुत जो शहर में विद्यार्थी परीक्षा देता है, एक बार एनटीए विस्तार से एनटीए एनेक्सर आपको देगा, कोरिनियम आपको आगे देगा डिटेल। शाम तक आपको फिर एनटीए के पब्लिक बने प्रेस नोट के माध्यम से। लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम 1 सप्ताह विद्यार्थियों को अपने पसंद का शहर, क्योंकि कोई विद्यार्थी कहीं परीक्षा दिया होगा पिछले बार, वो परीक्षा देने के बाद उस शहर शायद छोड़ा भी होगा, फिर हम एक बार विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं, ये विंडो खुला रहेगा। और एक विषय आई थी कि परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारी विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाएं। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि सभी भारतीयों को भारत के नियम और कानून मानने पड़ेंगे। सांसदों को तो नियम के साथ ही काम करना पड़ता है। अगर किसी सांसद को विदेश दौरे पर जाना होता है तो राज्यसभा सचिव, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय को सूचना देनी होती है। राहुल गांधी की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वे जब भी विदेश दौरे पर जाते हैं तो कभी खबर नहीं करते हैं। मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी को पूरे देश के सामने जवाब देने की जरूरत है। मैं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से अनुरोध करता हूं कि वे तत्काल जानकारी दें। में बहुत गंभीर सवाल उठा है। हर भारतीय को भारत का नियम कानून तो मानना पड़ेगा और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को तो बिल्कुल नियम के अंदर ही काम करना पड़ेगा। जो सवाल उठा है वो गंभीर इसलिए है कि हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अगर विदेश दौरा में जाना है तो लोकसभा या राज्यसभा का जो सेक्रेटरीट है वहाँ 3 सप्ताह पहले सूचना देना होता है और विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय को भी सूचना देना होता है। गृह मंत्रालय को विशेष करके जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत अगर कोई विदेशी हॉस्पिटैलिटी एक्सेप्ट करना है तो जानकारी देना होता है। हर एमपी विदेश दौरे जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। अपने पासपोर्ट वीज़ा के माध्यम से कोई भी एमपी विदेश जा सकता है और अपने पैसे से जा सकता है। सिर्फ यहाँ खबर देना होता है क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो जिम्मेदारी पोस्ट में है। तो एक तो सूचना देना सब एमपी को जरूरत है। दूसरा, अगर विदेश का कोई कार्यक्रम में जा करके और विदेशी हॉस्पिटैलिटी खर्चा या कोई भी जो विदेशी का जो हॉस्पिटैलिटी होता है उसको अगर एक्सेप्ट करना है तो उसका सूचना देना होता है। राहुल गांधी जी का सबसे बड़ा समस्या ये है कि जब से एमपी हुए हैं वो विदेश दौरा में जब भी जाते हैं तो खबर करते नहीं हैं और कहाँ रुकते हैं, किससे मिलते हैं वो बताते नहीं हैं। उनके जो हाई सिक्योरिटी
एजेंसी जो उनको देखते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, वो लोग भी परेशान हो गए हैं कि ये व्यक्ति जो है भारत सरकार देश का पैसे से, देश का रिसोर्सेस से उनका सुरक्षा के लिए इतना वो लोग अलर्ट रहते हैं, इतना काम करते हैं और बिना बताए जहां तक घुस जाते हैं, जहां तक चले जाते हैं। ये तो कुछ घटना होगा तो फिर सरकार के ऊपर में सवाल उठेगा। राहुल गांधी जी तो नेता प्रतिपक्ष भी है आज तो, और उसके ऊपर में कुछ घटना हो गया तो फिर तो सरकार को तो जवाब देना होगा। तो एजेंसी को राहुल गांधी जी बताते नहीं है, ये भी गंभीर मामला है। और विशेष करके जो 54 टाइम्स राहुल गांधी जी विदेश दौरा गए हैं 2004 से लेकर 26 के बीच में, उसमें कुछ तो ऐसा है कि वो जानकारी भी नहीं है कि कहाँ गए कि नहीं गए। हम तो इतना पीछे पड़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि फिर लगेंगे कि एक आदमी के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन जब बार बार ये करते रहते हैं तो सवाल उठना तो लाजमी है, क्योंकि ये टैक्स पेयर्स का मनी से उनका सारा यहाँ आना जाना, उनका सैलरी वगैरह सब उससे चलता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि विदेश दौरे में कोई भी एमपी जा सकते हैं, लेकिन सूचना देना होता है। तो अगर राहुल गांधी जी का जो इनकम है, इलेक्शन कमीशन में जो एफिडेविट जमा करते हैं चुनाव के समय, उससे ज़्यादा खर्चा हो गया तो वो तो इनकम टैक्स का मामला हो जाएगा। जो डिस्क्लोज या अनडिस्क्लोज इनकम है उसमें क्या है, ये भी हिसाब किताब होना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि अब सवाल जो है पूरा देश वालों के सामने में जवाब देना ये कांग्रेस पार्टी को जरूरत पड़ेगा। राहुल गांधी जी भी और कांग्रेस पार्टी को जवाब देना होगा कि इतने बार जो विदेश जाकर के इतने करोड़ों जो उन्होंने खर्चा किए हैं, और राहुल गांधी जी के नाम से करोड़ों रुपया, 60 करोड़ तो जो बेसिक उनका जो दिखाया वाला जो कार्यक्रम के बारे में बताया, लेकिन 54 टाइम्स गए, लेकिन कितने दिन बैठे हैं, कितने दिन और कहाँ कहाँ रुके हैं, उसका 5 स्टार होटल का खर्चा हो या मीटिंग का खर्चा हो, बाकी सब का देना होता है। क्योंकि आखिर तो हम जवाब तो देना ही पड़ेगा। आप लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर है तो वहां भी आपको सूचना देना होता है और सरकार को भी सूचना देना होगा। इसलिए मैं गंभीर रूप से इसको राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी से अनुरोध करूंगा कि तत्काल वो अपना जानकारी दे दे तो उसमें भला होगा। नहीं तो कल को जो कार्रवाई होगा तो फिर ये नहीं कहना कि राहुल गांधी को टारगेट किया गया है। कोई भी भारतीय नागरिक जो सिटीजन है उनको नियम के तहत रहना ही होगा और नियम का पालन करना ही होगा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज दौरे के दौरान नौतमा में 208 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 79 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और उनकी आधारशिला रखी। इसके बाद सीएम योगी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और नेपाल दोनों मित्र देश के रूप में एक साक्षी विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेपाल के लोग भारत में और भारत के लोग नेपाल में बिना किसी परेशानी के आते जाते हैं। नेपाल के किसी भी व्यक्ति को यहां आने जाने में कोई परेशानी ना हो, उसके लिए विकास आवश्यक है। विकास की प्रक्रिया बिना रुके और थके चलेगी। प्रभारी मंत्री महाराजगंज जनपद से दयाशंकर मिश्र दयालु जी, नौतनवा के लोकप्रिय विधायक श्री ऋषि त्रिपाठी जी, मान्य विधायकगण पनियारा से श्री ज्ञानेंद्र सिंह जी, सदर से श्री जयमंगल कनौजिया जी, पूर्व विधायक फरेंदा श्री बजरंग बहादुर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री संजय पांडे जी, पूर्व जिला महामंत्री श्री प्रदीप सिंह जी, नगर पालिका नौतनवा के अध्यक्ष श्री ब्रजेश मणि त्रिपाठी जी, ब्लॉक प्रमुख श्री राकेश मदेसिया जी। आज के इस कार्यक्रम में नौतनवा, फरेंदा और जनपद महाराजगंज से उपस्थित सभी बहनों और भाइयों,
भारत और नेपाल के सीमावर्ती जनपद की इस सीमावर्ती विधानसभा क्षेत्र में आज मुझे 1.5 वर्ष बाद फिर से आने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहन और भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में 208 करोड़ रुपए की परियोजनाएं, जिनमें ज्यादातर नौतनवा विधानसभा की हैं और कुछ फरेंदा विधानसभा की भी हैं, इन सभी परियोजनाओं के लिए नौतनवा विधानसभा के विधायक, यहां के माननीय सांसद और केंद्रीय मंत्री श्री पंकज चौधरी जी को और पूरे जनपद वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, भारत और नेपाल दोनों मित्र देश के रूप में एक साझी विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों देशों के बीच में एक साझी विरासत है, रोटी बेटी का संबंध है। नेपाल के लोग भारत के अंदर और भारत के लोग नेपाल के अंदर बिना किसी बाधा के आते जाते हैं और बौद्ध तीर्थ स्थल होने के नाते देश और दुनिया की निगाह भी इस पूरे क्षेत्र में बनी रहती है। उन स्थितियों में बौद्ध परिपथ का हिस्सा होने के कारण दो देशों के सीमावर्ती क्षेत्र का हिस्सा होने के नाते सुरक्षा के लिहाज से भी और भारत के नागरिकों को, महाराजगंज जनपद के नागरिकों को, नौतनवा और फरेंदा के नागरिकों को कहीं भी विकास के पैमाने पे अपने आप को, कहीं भी उनको अपने को पिछड़ा महसूस होने की नौबत ना आने पाए और नेपाल का भी कोई हमारा मित्र देश का नागरिक भी अगर अपने किसी कार्य के लिए अपने रिश्तेदारी में, नातेदारी में इस क्षेत्र में आता है, उसको भी आने जाने में परेशानी न हो, इसके लिए विकास अत्यंत आवश्यक है। और उन्हीं कार्यक्रमों की दृष्टि से एक बार फिर से मुझे आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए ऋषि त्रिपाठी जी को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं और उनको धन्यवाद भी देता हूं। आज बहनों और भाइयों, विकास की जो एक प्रक्रिया है, ये बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके अनवरत चलेगी। बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके और बिना झुके चलेगी। इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी। भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद पहली बार नौतनवा में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से नौतनवा विधानसभा सीट पर कमल और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी प्रत्याशी की विजय हुई। एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में शामिल वापी जीआईडीसी एक बार फिर प्रदूषण को लेकर चर्चा में है, जहां मॉनसून से पहले कुछ कंपनियों पर गटर लाइनों में जहरीला रासायनिक पानी छोड़ने के आरोप लगे हैं। सामने आई वीडियो में रंगीन और दूषित पानी बहता दिखाई दे रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश फैला है। जहां नियमों के अनुसार उद्योगों को प्रदूषित पानी ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाना अनिवार्य है, लेकिन आरोप है कि कई कंपनियां सीधे गटर लाइनों में केमिकल युक्त पानी
छोड़ रही है। इससे बारिश के दौरान रसायनों की नदियों और भूजल में मिलने से खतरा बढ़ गया है। इस मामले में गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन को दोषी उद्योगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, भारी जुर्माना और कनेक्शन काटने जैसी कार्रवाई की मांग की है। महाराष्ट्र के अकोला में राष्ट्रीय महामार्ग 53 पर बोरगांव मंचू के पास भीषण सड़क हादसा हो गया है, जहां शादी समारोह से लौट रहा कुरैशी परिवार की गाड़ी सड़क पर खड़े कंटेनर से जा टकराई। बताया जा रहा है कि कंटेनर का डीजल खत्म होने के बाद चालक ने बिना इंडिकेटर लगाए वाहन सड़क पर खड़ा कर दिया, जिसके बाद हादसे में 6 वर्षीय मासूम अर्शियान सहित 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 4 महिलाओं समेत 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय युवाओं ने घायलों को बाहर निकालकर निजी वाहनों से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जिसमें से 2 का इंतकाल हो चुका है। हमने 1-1.5 घंटे से हम फ़ोन लगा रहे एम्बुलेंस को, एम्बुलेंस की सुविधा वहाँ अवेलेबल नहीं, एम्बुलेंस कुछ आ नहीं रही थी। एक इनके मैक्सिमम चचा की गाड़ी में भेजे और एक कार में भेजे। हम सब बोरगांव मंजू के। ठीक है, एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ? बोरगांव मंजू के, बोरगांव मंजू बाईपास पे। ठीक है। अकोला शहर के दुबेवाड़ी स्थित हनुमान मंदिर के सामने एक अनोखी चोरी की कोशिश सामने आई है, जहां 2 अज्ञात युवक चालू बिजली लाइन के बीच डीपी से तांबे की पट्टियां चोरी करने का प्रयास कर रहे थे। कॉलोनी के सतर्क नागरिकों ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ने की कोशिश की, जिसमें एक आरोपी फरार हो गया, जबकि दूसरे को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। बता दें, पकड़े गए आरोपी की पहचान अरुण बाबूराव पाटिल के रूप में हुई है। घटना के चलते दुबेवाड़ी परिसर कई घंटों तक अंधेरे में डूबा रहा, जिससे भीषण गर्मी में नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तो वहीं पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की जाँच शुरू कर दी है। कल एक भीषण दुर्घटना हुई, जो हमारे लोग माना से बाड़ेगांव की ओर अपना प्रोग्राम करके जा रहे थे, लेकिन बोरगांव के पास एक गाड़ी जो राजस्थान पासिंग का था, जिसका डीजल ख़त्म हो गया था और उस गाड़ी का पार्किंग लाइट भी शुरू नहीं था। उन लोगों ने बीच रास्ते में जो गाड़ी खड़े किए, तो कम से कम पार्किंग लाइट होता कि आने वाली गाड़ी को पता चलता कि भाई ये जो गाड़ी खड़ी है ये फेल गाड़ी है, और उसके अंदर ये गाड़ी हमारी जो आ रही थी डायरेक्ट उसके अंदर चली गई। इसमें हमारे 8 लोग थे, जिसमें 2 लोग ऑन स्पॉट जिसका डेथ हो गई, इसमें एक मासूम बच्चा भी था और एक बुजुर्ग थे, और 6 लोगों का यहाँ अकोला अस्पताल में उपचार चल रहा है। और वो जो गाड़ी वाले थे, उन्होंने इंसानियत से गिरी हुई काम किया कि वो वहाँ से चले गए, किसी ने किसी को वहाँ पर मदद नहीं की। लेकिन हम नौजवान बोरगांव, जो हमारा बोरगांव वहाँ पे जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, वहाँ के लोगों ने आकर बहुत मदद किए और इन लोगों को उपचार अस्पताल में पहुँचाया, और एम्बुलेंस भी वहाँ पर नहीं पहुँच पाई। उसकी वजह हम नहीं जानते, लेकिन हमारे इलाज में उससे भी बहुत हमको काफ़ी नुकसान हुआ। बस हम यही कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पर रिटर्न रन करके इसको आगे बढ़ाए और रिटर्न रन की कार्रवाई की जाए। बस। शरीफ चौधरी, कुरैश, जमेदुल कुरैश, अकोला। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज़ के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का, और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।